श्वेत सागर में प्रवेश का रोमांचक क्षण आज नील की आंखों के सामने घटित हो रहा था। और इस रहस्यमय यात्रा में जब दैवीय साम्राज्यों का प्रकाश स्तंभ श्वेत सागर की सुनहरी परत से मिला तो सागर से अचानक विशाल लहरें उठने लगी और देखते ही देखते सागर में विलीन सुनहरा प्रकाश तेज गति से सिकुड़ने लगा। वो दृश्य देखकर नील की आंखें सिकुड़ गई। हालांकि वो अपने मन में मौजूद यादों के जरिए इस बलिदान की प्रक्रिया को पहले से ही जानता था, फिर भी उस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बाद उसे एक बड़ा झटका लगा। अगले ही क्षण नील ने कयास लगाते हुए मन ही मन कहा, नाग जाति के बलिदान अभिशाप से निपटने का ये रहस्यमय तरीका दैवीय साम्राज्यों द्वारा नहीं सोचा जा सकता। जरूर उन्हें पितृलोक की मानव जाति से मदद मिली होगी। खैर, कुछ समय बाद श्वेत सागर धीरे धीरे शांत हो गया और प्रकाश स्तंभ से निकलता सुनहरा प्रकाश भी मंद पड़ने लगा। इस समय आमतौर पर सुनहरी दिखने वाली श्वेत सागर की परत पहले की तुलना में बहुत धुंधली हो गई थी। प्रकाश स्तंभ के गायब होने के बाद उन सभी को एक व्यक्ति दिखाई दिया। इस व्यक्ति ने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी और बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसका चेहरा गरिमापूर्ण था। वो बुजुर्ग भृकुट थे। तभी बुजुर्ग भृकुट की तेज आवाज गूंजी, ठीक है, बलिदान पूरा हो गया है। अब हर कोई दिव्य नाग रक्त प्राप्त करके श्वेत सागर में प्रवेश कर सकता है। जैसे ही नील ने वो आवाज सुनी तो उसकी नजर बुजुर्ग भृकुट पर पड़ी। उसी पल वृद्ध की निगाह भी उस पर ठहर गई, लेकिन उसने लापरवाही से नील पर नजर डाली। फिर चारों दैवीय साम्राज्यों के सूर्यमंडल विशेषज्ञों को दिव्यनाग रक्त बांटने का आदेश दे दिया। किंतु तभी नील ने कुछ महसूस किया और अचानक उसके मन में ये विचार कौन था, मैं इस व्यक्ति का साधना स्तर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचते ही उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। असल में सूर्यमंडल के विशेषज्ञों के लिए भी नील के सामने अपनी साधना को छुपाना मुश्किल होगा, लेकिन नील बुजुर्ग भृकुट की साधना को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। ऐसी स्थिति में केवल एक ही संभावना थी कि बुजुर्ग भृकुट की ताकत निश्चित रूप से सूर्यमंडल से ऊपर होगी। यही विचार करते हुए नील ने उलझन भरे शब्दों में नागराज पद्मनाभ से सवाल किया, नागराज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस दुनिया में केवल सूर्यमंडल के विशेषज्ञों को ही रहने की अनुमति है ना? सैद्धांतिक रूप से सूर्यमंडल के विशेषज्ञ भी इस दुनिया में नहीं रह सकते थे। यहां तक कि जब कोई विशेषज्ञ शुक्रमंडल में पहुंचता है तो उसे दैवीय शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता है, जिसे छोटा शुद्धिकरण भी कहा जाता है। जबकि सूर्यमंडल में प्रवेश करने के बाद किसी विशेषज्ञ को बड़े शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता है। हालांकि योद्धाओं के लिए दैवीय शुद्धिकरण के दौरान मरना आम बात थी, फिर भी बहुत से योद्धा इस पर विजय पाने में सफल रहे और उन्होंने कदम दर कदम साधना करते हुए खुद को और अधिक शक्तिशाली बना लिया। क्योंकि दैवीय शुद्धिकरण भी उन योद्धाओं को नष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए प्रकृति उन्हें इस दुनिया से बाहर निकालने का एक रास्ता खोज लेती है। बेशक ये रास्ता वही आरोहण प्रक्रिया थी जिसका सूर्यमंडल योद्धाओं को भी बेसब्री से इंतजार रहता था। दुर्भाग्य से इस लोक के आरोहण मार्ग में एक समस्या थी, इसलिए प्रकृति उन्हें चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। खैर, नील का प्रश्न सुनकर नागराज पद्मनाभ ने शांति से उत्तर दिया, हाँ, इस लोक के संसाधन सूर्यमंडल से अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को जन्म नहीं दे सकते। उनकी बात सुनकर नील ने गंभीरता से कहा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बुजुर्ग योद्धा सूर्यमंडल के योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये सामान्य बात है, क्योंकि वो इस लोक से नहीं बल्कि पितृलोक की मानव जाति से है। नागराज पद्मनाभ ने समझाते हुए कहा, ओह, ऐसा है? नील चौंक तो गया, पर उसके मन में तुरंत एक और सवाल उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल नील प्रकृति की यादों में बुजुर्ग भृकुट से जुड़ी जानकारी खोजने लगा। लेकिन जितना उसने तलाशा उतनी ही उसकी हैरानी बढ़ती गई। ये क्या? इनकी शक्ति, इनका आगमन कुछ भी दर्ज नहीं। ये कैसे संभव है? तभी नागराज पद्मनाभ ने समझाते हुए कहा, ये सामान्य बात है। जरूर वो योद्धा विपरीत आत्मा मार्ग के माध्यम से नीचे आया होगा, और क्योंकि वो इस लोक का मूल निवासी नहीं है, इसलिए उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। नील को बात समझ तो आ गई, लेकिन कुछ गड़बड़ उसे अब भी खटक रही थी, इसलिए वो धीरे से बड़बड़ाया, किंतु अगर मैं पितृलोक से आने वाली आत्मा पोषक काष्ठ की जानकारी खोज सकता हूं
तो फिर बुजुर्ग भ्रिकुट के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? तभी नागराज की आवाज गूंजी। क्योंकि आत्मा पोषक काष्ठ एक निर्जीव वस्तु है। अगर तुम चाहो तो इस रहस्य को समझने के लिए भूमध्य गुफा, मृत्युंजय समाधि और यहां तक कि उत्तरी क्षेत्र में स्थित मृत्युंजय महल की भी खोज करके देख सकते हो। नील ने तुरंत उनके बताए तरीके से जांच शुरू की और परिणाम चौंकाने वाले थे। नागराज बिल्कुल सही थे। वो यादों में मृत्युंजय समाधि देख सकता था, लेकिन भूमध्य गुफा, पाप की मीनार और मृत्युंजय महल तीनों गायब थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। असल में पितृदेव देवांतक भी पितृलोक के योद्धा बन गए थे, लेकिन वो मूल रूप से इस लोक में ही पैदा हुए थे। यही कारण था कि वो पितृदेव देवांतक से जुड़ी मृत्युंजय समाधि के बारे में पता लगाने में सक्षम था। लेकिन मृत्युंजय महल और पाप की मीनार दोनों विदेशी वस्तुएं थी, लेकिन उनमें अपनी चेतना मौजूद थी, इसलिए नील स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं ढूंढ सका। यहां तक कि नीलिमा को लेकर गया वो रहस्यमय युवक भी यादों में पूरी तरह गायब था। कोई जानकारी न मिलने पर नील ने और अधिक प्रयास करना छोड़ दिया। उधर बुजुर्ग भ्रिकुट के आदेश के बाद चारों देवीय साम्राज्यों ने दिव्यनाग रक्त वितरित करना शुरू कर दिया। नील ने देखा कि कई शुक्रमंडल योद्धा सभी प्रतिभाओं को छोटी छोटी बोतलें बांट रहे थे। हर बोतल में दिव्यनाग रक्त की एक बूंद थी। श्वेत सागर का अभिशाप भले ही कमजोर पड़ चुका था, पर बुद्ध मंडल के योद्धा अभी भी सीधे प्रवेश नहीं कर सकते थे। रक्त बलिदान की बची हुई शक्ति किसी भी कमजोर योद्धा को भीतर जाते ही जकड़ लेती और ऐसे में उसकी मौत सुनिश्चित हो जाती। इसलिए श्वेत सागर में कदम रखने से पहले हर मानव योद्धा को दिव्यनाग का रक्त लेना अनिवार्य था। सामान्य योद्धाओं के लिए दिव्यनाग का खून एक बेहतरीन शक्तिवर्धक औषधि थी। इसे लेने के बाद किसी के शरीर की ताकत काफी बढ़ सकती थी और उसके खून में दिव्यनाग की शक्ति का एक अंश भी समाहित हो जाता था। किंतु यह स्पष्ट नहीं था कि चारों दैवीय साम्राज्यों ने दिव्यनाग के रक्त को कैसे प्राप्त किया था। सबसे अधिक संभावना यही थी कि यह भी किसी तरह विपरीत आत्मा मार्ग से ही आया होगा। थोड़ी देर बाद नील को भी एक छोटी बोतल थमाई गई। दूसरे योद्धाओं के लिए दिव्यनाग का रक्त किसी अनमोल खजाने जैसा था, पर जैसे ही नील ने छोटी बोतल पकड़ी, उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसके शरीर में पहले से ही दिव्यनाग शक्ति लबालब भरी थी, यहां तक कि उसके पास दिव्यनाग रक्तसार भी था, जो साधारण रक्त से अनगिनत गुना कीमती था। दिव्यनाग का सामान्य रक्त तो फिर से बन सकता था, पर रक्तसार एक बार खर्च होने के बाद हमेशा के लिए कम हो जाता था। नागलोक में भी उसकी एक बूंद पाना लगभग असंभव था। बाकी योद्धा उत्साह में दिव्यनाग रक्त की बूंद को तुरंत निगल गए। नील के लिए यह अधिक उपयोगी नहीं था, फिर भी उसने भी शांतिपूर्वक उसे अवशोषित कर लिया ताकि किसी को कोई शंका न हो। कुछ ही देर में मैदान में मौजूद योद्धा तितर बितर होने लगे। उन्हें पता था कि अब वो आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि राजकुमार योगेश ने कहा था, श्वेत सागर की यात्रा करने वाले योद्धाओं को अपना समूह बनाना था, इसलिए सभी योद्धा 2 से 3 लोगों की संख्या में इकट्ठा होने लगे। उसी समय नील को एक आवाज सुनाई दी, पार्थ भाई, क्या आप इस गुप्त क्षेत्र की यात्रा के लिए मेरे समूह में शामिल हो सकते हैं? जब नील ने पलट कर देखा तो पता चला कि वो तारकीय दैवीय साम्राज्य का राजकुमार था, जिसका नाम शोभित था। दैवीय साम्राज्य के राजकुमार द्वारा आमंत्रित किए जाने पर नील के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। उसने अब तक जो ताकत दिखाई थी वो काफी चौंकाने वाली थी। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि नील उनके समूह में शामिल हो। हालांकि चारों दैवीय साम्राज्यों ने इतने सालों तक गुप्त क्षेत्रों की यात्रा की थी और उन्हें उनके बारे में काफी समझ थी, फिर भी वहां पर कई अप्रत्याशित खतरे मौजूद थे। ऐसे में नील जैसे विशेषज्ञ के साथ सफलता की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाएगी। खैर, शोभित के निमंत्रण पर नील ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें, मैंने पहले ही राजकुमार योगेश का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राजकुमार योगेश? ये सुनकर राजकुमार शोभित थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, राजकुमार योगेश पहले ही दीपिका और अन्य लोगों को नील के पास ले आया था। जिसके बाद योगेश ने नील के कंधे को थपथपाया और राजकुमार शोभित से कहा, हाँ, पार्थ भाई पहले ही मेरे समूह में शामिल हो चुके हैं। तुम बहुत देर से आए हो। ये सुनकर शोभित की आंखों में निराशा का भाव प्रकट हुआ।
वास्तव में वो पहले से ही जानता था कि उसके लिए नील को आमंत्रित करना मुश्किल होगा। हालांकि नील इस बार चोल देवीय साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन वो वहां का मूल निवासी नहीं था, इसलिए शोभित बस अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। पार्थ, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत शानदार था। इतना कहते हुए दीपिका भी नील के पास पहुंच गई और उसके चेहरे पर एक उत्साह भरी मुस्कान दिखाई दी। दीपिका और उसके समूह के बाकी लोगों ने पहले भी नील के साथ मुकाबला किया था, इसलिए वो लोग पहले से ही जानते थे कि नील की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नील इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसने न केवल 3 दैवीय साम्राज्यों की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा को हराया, बल्कि उसने एक सूर्यमंडल योद्धा को भी घायल कर दिया, और वो भी पेरियार सम्राट को, जो सूर्यमंडल योद्धाओं में भी सबसे अच्छे थे। अगर उन्होंने वो दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वो भी इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर पाते। इसलिए अब दीपिका और बाकी लोगों का नील को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया था, खासकर दीपिका, जिसकी आंखों में नील के लिए श्रद्धा के भाव आ गए थे। नील के साथ एक समूह में होना उनके लिए बहुत भाग्यशाली बात थी। ऐसे में वो लोग आश्वस्त थे कि उनकी श्वेत सागर की ये यात्रा निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगी। दीपिका की बात का जवाब देने के बाद नील ने योगेश की तरफ देखते हुए पूछा, हम कब निकलेंगे? इस पर योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसी वक्त निकल सकते हैं। वैसे भी नियमों के अनुसार तीनों दैवीय साम्राज्यों की चुनौती जीतने वाले दैवीय साम्राज्य को श्वेत सागर में पहले प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। अगर ऐसी बात है तो चलो, हम भी चले, नील ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी दैवीय साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य श्वेत सागर ही था, और अब वो आखिरकार उसमें कदम रख सकता था। किंतु जब वो लोग बात कर रहे थे, उसी समय चोल देवीय साम्राज्य के युवराज दुर्गेश ने पहले ही कई लोगों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया था। वो लोग पवित्र नाग नदी के ऊपर की ओर उड़ गए और श्वेत सागर में प्रवेश कर गए। इसके बाद नील, योगेश, दीपिका और समूह के बाकी लोग भी उड़कर सीधे श्वेत सागर की ओर चले गए। इस समय श्वेत सागर की तेज लहरें एक के बाद एक किनारे की ओर आती दिखाई दे रही थी। हालांकि रक्त बलिदान की शक्ति काफी कम हो गई थी, फिर भी हल्की सुनहरी रोशनी में अभी भी उसकी काफी मात्रा मौजूद थी। और जिस पल नील ने श्वेत सागर में प्रवेश किया, अचानक उसने महसूस किया कि एक महान शक्ति उसके शरीर को घेर रही है। क्या ये रक्त बलिदान की शक्ति है? ये महसूस करते ही नील की आंखें चमक उठी। रक्त बलिदान की शक्ति के प्रभाव में नील की उड़ान की गति थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन योगेश और दीपिका की गति तो उससे भी धीमी थी। तो क्या होगा आगे? क्या श्वेत सागर में प्रवेश करने के बाद नील और उसके साथियों का सफर बहुत आसान होगा, या फिर उन्हें इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी? और आखिर कौन है बुजुर्ग भृकुट?